आज की कहानियाँ स्पेशली सर्च एंड रेस्क्यू इस टॉपिक पर आधारित है, पर इनमें से ज़्यादातर कहानियाँ वेस्टर्न कंट्री की है। जैसे कि आप जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्री में हाइकिंग, ट्रैकिंग और कैंपिंग ये बहुत ही पॉपुलर है और वहाँ के लोग हाइकिंग और कैंपिंग को बहुत पसंद करते हैं। पर बहुत से लोग इस दौरान अचानक गायब भी हो जाते हैं। आज की कहानियाँ ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में है, पर आज के इस एपिसोड में मैंने जिन कहानियों को ऐड किया है उन्हें सर्च एंड रेस्क्यू कहानियां कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में लोग ऐसी हालत में मिले हैं जिन्हें किसी भी हाल में रेस्क्यू नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, जब मैं सर्च एंड रेस्क्यू इस एपिसोड पर काम कर रहा था तो उस वक्त मैं ये भी ढूंढ रहा था कि बाकी यूट्यूब चैनल ने किस तरह की स्टोरीज पर काम किया है। तो उस दौरान मैंने प्रवीण सर के हिंदी हॉरर स्टोरीज इस चैनल पर सर्च एंड रेस्क्यू घटनाओं पर आधारित एक एपिसोड को सुना था, जिसमें उन्होंने जंगल में नजर आती रहस्यमयी अजीब सीढ़ियों का जिक्र किया है। तो मैंने भी उन सीढ़ियों के संबंध में अपनी तरफ से थोड़ी बहुत जानकारी ढूंढकर निकाली है और उसे मैंने इसी वीडियो में आगे जाकर इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत 1946 की एक घटना से हुई थी। तब मैं एक साधारण सा न्यूज़ रिपोर्टर था, पर एक दिन मेरी बेटी की एक दोस्त पॉला वेल्डन अपने कॉलेज के बाद अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। उसके दोस्तों के कहने के मुताबिक वो कॉलेज से निकलकर हाइकिंग के लिए कहीं जाने वाली थी और पॉला अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान लेकर पास ही वर्मंट इस इलाके के लॉन्ग ट्रेल इस जगह हाइकिंग या शायद कैंपिंग के लिए चली गई थी। पर वहां जाने के बाद से उसका कोई भी पता नहीं चला और न ही वो अपने कॉलेज वापस आई। उसके बाद स्थानीय पुलिस, रेंजर्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स और कुछ ट्रूप्स द्वारा पॉला को लॉन्ग ट्रेल के आसपास के इलाके में ढूंढा गया, पर पॉला के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला और न ही उसके खो जाने के बारे में कोई सबूत मिला। पॉला अचानक कहाँ गायब हो गई थी और कहाँ चली गई थी किसी को कुछ पता नहीं था। और वो मेरी जिंदगी का पहला ऐसा केस था जिसकी खोजबीन के दौरान मैंने एक चीज़ को महसूस किया और उस केस ने मुझे इस बात पर ध्यान देने पर मजबूर किया कि ऐसे कितने सारे लोग रोज कहीं ना कहीं खो जाते होंगे और उनका कभी पता नहीं चल पाता, यहाँ तक कि उनकी खो जाने की वजह तक नहीं मिलती। तो आज के कुछ केसेस ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में है। इन केसेस का स्थानीय पुलिस के अलावा कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इन केसेस के पीछे के कारण बहुत ही डरावने और दिमाग को सुन्न करने वाले हैं, जिन्हें साइंटिफिकली कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कई हजारों सालों से पौराणिक कथाएं, लोक कथाओं के माध्यम से हम हमेशा ये सुनते चले आ रहे हैं कि दुनिया में कुछ अजीब और इंसानी प्रजाति से अलग प्रजातियां आज भी मौजूद है। कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी प्रजातियां जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य, एक मिस्ट्री से कम नहीं है, जैसे कि स्किन वॉकर, बिगफुट, वेंडिगो। ये उनमें से कुछ नाम हैं और ये नाम ही हमें डराने के लिए काफ़ी है। प्राचीन गुफाओं के अध्ययन से भी ये पता चला है कि हमारे पूर्वजों ने उन गुफाओं में इंसान से ताकतवर चीज़ों के चित्र बनाए हुए हैं। मतलब साफ है कि ये चीज़ें उस वक्त भी मौजूद थी और इंसान से ज़्यादा ताकतवर थी, और उन चित्रों के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसी ताकतवर चीज़ों से दूर रहने की एक तरह की चेतावनी दी थी। हालांकि मैंने खुद कभी ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं किया था, पर आज तक मैंने जो कुछ भी अजीबोगरीब हादसे और घटनाएं सुनी है या फिर देखी है, वो मुझे इन सब बातों पर सोचने पर मजबूर करती है। तो ये पहला केस एक 16 साल की लड़की का है। वैसे तो ये बहुत पुराना केस है, मतलब जब मैंने ऐसे केसेस पर काम करना शुरू किया था उससे भी कई साल पहले का है। पर जब मुझे इस केस के बारे में पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खुद उस जगह जाकर केस के बारे में जानकारी ली थी। सितंबर 1928 में एक दिन 16 साल की एल्विन अपने स्कूल के किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रही थी। एल्विन तब बेनिंगटन इस टाउन में एक फार्म हाउस में अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुबह लगभग 11:30 बजे एल्विन अपने घर से स्कूल के लिए निकल गई और उसके बाद वो वापस घर नहीं आई। उसके माता पिता को जब ये एहसास हुआ कि एल्विन गायब हो गई है तो उन्होंने लोकल पुलिस अथॉरिटी को इस बात की जानकारी दी। शेरिफ ने तुरंत ही 2 टीम बनाकर एल्विन को ढूंढना शुरू किया और उसे ढूंढने के लिए ब्लड हाउंड्स यानी खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया गया।
अब जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ब्लड हाउंड्स ये खोजी कुत्तों की नस्ल किसी भी इंसानी गंध को बहुत दूरी से पहचानने और सूंघने की क्षमता रखते हैं और ये असल में शिकारी कुत्ते होते हैं। तो इन्हें जंगल इलाके में खोए हुए इंसान को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब एल्विन की खोजबीन शुरू हुई तो कुछ लोगों ने उसे आखिरी बार कुछ फॉर्मल से कपड़ों में और उसी इलाके के पास एक माउंटेन पर मतलब एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा था और तब वो अकेली ही पहाड़ पर जा रही थी। एल्विन के माता पिता का कहना था कि एल्विन अपनी इच्छा से कहीं जा ही नहीं सकती थी क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से उसकी तबीयत बहुत खराब थी और उसकी तबीयत के चलते पहाड़ चढ़कर जाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल बात थी। तो पुलिस ने इस बात की भी जांच की कि कहीं उसका अपहरण तो नहीं किया गया, पर अपहरण के भी कोई पुख्ता सबूत, कोई सुराग नहीं मिले। उसी खोजबीन के दौरान स्थानीय लोगों का पुलिस पर दबाव भी बढ़ता चला जा रहा था। तो आखिरकार पुलिस ने बेनिंगटन इस इलाके के सभी स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया और फिर स्थानीय पुलिस रेंजर्स की मदद से उस जगह की खोजबीन की गई जहां पर एल्विन गायब हो गई थी। करीबन 200 लोगों द्वारा एल्विन को उस इलाके में ढूंढा गया, पर किसी को भी एल्विन के बारे में कोई सबूत, कोई जानकारी नहीं मिली और न ही आसपास एल्विन के खो जाने के कोई भी निशान मिले थे। एल्विन के गायब होने के 3 दिन बाद 2 किसान उसी पहाड़ी इलाके के करीब से गुजर रहे थे। वो उस जगह से करीबन 2 मील की दूरी पर थे। तब उन्होंने एक लड़की को उसी पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा। उन्हें इस बात का शक हुआ कि शायद ये एल्विन हो सकती है, तो उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को इस घटना की जानकारी दी और खबर मिलते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन ली और फिर से एल्विन को ढूंढने के लिए अपनी फोर्स को काम पर लगा दिया। जब पुलिस उस पहाड़ पर पहुंची तो एल्विन एक लकड़ी के ढेर के पास छुपी हुई नजर आई। जब पुलिस ने उससे घर छोड़कर जाने का रीजन पूछा तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया और वो उन पहाड़ियों में कैसे आ गई। एल्विन को 3 दिन से खाना न मिलने की वजह से उसकी तबीयत और खराब हो गई थी। तब पुलिस ने फिर उसी जगह के आसपास के इलाके की छानबीन की तो वही पास ही में कुछ पेड़ों के बीच उन्हें जमीन पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए मिले। वो निशान ऐसे थे जैसे वहां कोई काला जादू या कोई तंत्र मंत्र किया गया हो, लेकिन एल्विन के उस जगह पर होने के कोई निशान नहीं मिल रहे थे। पर पुलिस को शक था कि हो न हो एल्विन इसी जगह पर थी और उसे ऐसे ही किसी काम के लिए यहां लाया गया था। लेकिन पुलिस खुद इस बात से भी हैरान थी कि पिछले 2 दिनों से वो छानबीन कर रही थी, तब तो उन्हें उस जगह पर ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आई थी। एल्विन को जब घर ले जाया गया तो घर जाते ही वो घर के दरवाजे के पास बेहोश होकर गिर पड़ी। घर वालों को लगा कि खाना ना मिलने की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई होगी, पर अगले ही कुछ घंटों में उसकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था और उसके हाथ पांव की नसें फूलने लगी थी। उसके साथ उस जंगल में आखिरकार क्या हुआ था ये कुछ भी बताने की वो हालत में नहीं थी। उसके दूसरे ही दिन रात को एल्विन ने दर्द और तकलीफ की वजह से अपना दम तोड़ दिया। हालांकि उसे क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं चला और मेरी खोजबीन के दौरान ये मुझे सबसे अजीब केस लगा। पहाड़ पर जो भी निशान मिले थे वो भी कुछ घंटों बाद अपने आप ही गायब हो गए थे। तो वो जो कुछ भी था उसका पता लगाना मुश्किल था। उस खोजबीन के दौरान ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा कि जिसकी मदद से केस पर आगे काम किया जा सके या फिर केस को आगे बढ़ाया जा सके। और एल्विन की मौत सबके लिए बस एक रहस्य, एक मिस्ट्री बनकर रह गई। ये दूसरी घटना 3 दोस्तों के बारे में है। यह घटना 1950 की है, जब एलन और उसके 2 साथी दोस्त वॉशिंगटन इस शहर में माउंट रेनियर नेशनल पार्क इस जगह कैंपिंग के लिए चले गए थे। उनके वहां जाने के 5 दिन बाद एलन की सिस्टर ने लोकल पुलिस को एलन के गुम हो जाने के बारे में कंप्लेंट दी। उसकी कंप्लेंट के मुताबिक पुलिस ने आगे की जांच शुरू की। एलन की सिस्टर का कहना था कि एलन और उसके दोस्त 2 दिन में वापस घर आने वाले थे। हालांकि उसके बाद भी उसने 2 दिन तक और इंतजार किया था, पर अभी तक एलन और उसके दोस्त वापस घर नहीं आए थे। और तब एलन की सिस्टर ने पुलिस को यह भी बताया कि एलन ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया और वो बिना बताए कभी भी इतने दिनों तक घर से बाहर नहीं रहा है। पुलिस ने सारी बातों को कंफर्म करने के बाद एलन और उसके 2 दोस्तों के खो जाने के बारे में नेशनल पार्क सर्विस को खबर दी
और उनके संभावित लोकेशन के बारे में उन्हें बताया। जब नेशनल पार्क सर्विस द्वारा एलन और उनके दोस्तों की खोजबीन शुरू की गई तो बहुत ही चौंका देने वाली बातें सामने आई। जिस जगह पर एलन और उसके दोस्तों ने अपने टेंट लगाए थे वो टेंट वही के वही थे और टेंट के आसपास किसी के होने के कोई निशान नहीं थे। टेंट जगह जगह पर फटे हुए थे और अंदर का सामान कुछ हद तक बिखरा पड़ा था। बाकी आसपास के इलाके की जांच करने के बाद एलन और उसके दोस्तों पर किसी भी हमले के कोई भी निशान नजर नहीं आ रहे थे। इस जानकारी के बाद लोकल पुलिस द्वारा एलन का केस दर्ज किया गया और उस मामले की आगे की जांच शुरू हो गई। जांच के दौरान पुलिस द्वारा लगातार 3 दिन तक उन्हें ढूंढा गया, पर पुलिस को भी उनके वहां आसपास होने के कोई सबूत नहीं मिले और फिर धीरे धीरे पुलिस की जांच ठंडी पड़ती चली गई। इस केस के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने फिर नेशनल पार्क के रेंजर्स और पुलिस ऑफिसर से बात कर इस केस पर काम करना शुरू किया। जब मैंने खुद उस जगह की जांच की तो मुझे भी वहां ऐसी कोई चीज, ऐसे कोई निशान नहीं मिले कि जिनकी मदद से एलन और उनके दोस्तों को ढूंढा जा सके। पर एक बात साफ थी कि एलन और उसके दोस्त अपनी मर्जी से कहीं नहीं गए थे। वो तीनों अचानक ही कहीं गायब हो गए थे और उनके साथ जरूर कुछ बुरा हादसा हुआ था। पुलिस के कहने के मुताबिक एलन और उसके दोस्त के टेंट फटे हुए थे, तो उनका यह भी मानना था कि हो सकता है कि वहां किसी भालू या किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। पर दूसरी चौंका देने वाली बात यह थी कि वहां किसी भी जंगली जानवर के पैरों के निशान नहीं थे और किसी भी जंगली जानवर द्वारा एक साथ 3 लोगों को ले जाना भी मुश्किल था, क्योंकि ज्यादातर जंगली जानवर अपने शिकार को कभी दूसरी जगह पर घसीट कर नहीं ले जाते। वो अपने शिकार को उसी जगह पर छोड़ देते हैं। बहुत कम बार ऐसा देखा गया है कि जानवर अपने शिकार को घसीट कर किसी दूसरी जगह पर ले गए हो, पर इस केस में ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने इस केस के बारे में स्थानीय लोगों की मदद लेने का फैसला किया। स्थानीय लोगों की माने तो उस जगह अक्सर लोगों के गायब हो जाने के मामले सामने आते रहे हैं, पर कोई सबूत न होने के कारण नेशनल पार्क सर्विस द्वारा या फिर पुलिस द्वारा इस मामले में आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। हालांकि ये बात 1950 की है, जब ऐसी जांच करने के लिए पुलिस और रेंजर्स के पास आज के जमाने के कोई हथियार, इंस्ट्रूमेंट्स या फिर गैजेट्स नहीं थे। और आज वहां कैसे हालात है ये भी बताना मुश्किल है, पर मैंने फिर भी लोकल लोगों की मदद से एलन और उसके दोस्तों को ढूंढना जारी रखा। उसी दौरान मुझे एक और केस के बारे में पता चला। वो हादसा भी माउंट रेनियर नेशनल पार्क इस इलाके के अंदर ही हुआ था, जहां एक छोटी लड़की और उसकी मां की खोजबीन शुरू थी। पर उस केस के बारे में मैं आपको इस घटना के बाद बताता हूं। तो जब मैं आसपास के लोगों की मदद से एलन और उसके 2 दोस्तों के बारे में जांच कर रहा था तो मुझे एक लोकल आदमी ने एक खबर दी कि उस जगह से करीबन 5 मील की दूरी पर लोगों ने एक जंगली जानवर होने की आशंका जताई है। हालांकि उस जंगली जानवर को किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा था, पर उन्हें शक था कि उस इलाके के पास कोई खूंखार जंगली जानवर जरूर है। तो आखिरकार उस जंगली जानवर की कड़ी को ध्यान में रखते हुए मैंने मामले की आगे की जांच करना शुरू किया। तब हमें एलन और उसके दोस्तों के टेंट से करीबन 5 मील की दूरी पर एक पुरानी केव, मतलब एक पुरानी गुफा नजर आई। मुझे बाद में पता चला कि वो कोई गुफा नहीं थी, एक पुरानी खदान थी, एक बंद पड़ी हुई माइन थी जो कि बहुत सालों से बंद पड़ी हुई नजर आ रही थी। पर मुझे उस गुफा के आसपास किसी इंसानी चीज के होने के निशान नजर आ रहे थे। उस जगह के आसपास बड़े पैरों के और उंगलियों के अजीब से निशान नजर आ रहे थे। तो मैंने रेंजर्स और पुलिस की मदद से उस बंद पड़ी खदान की जांच करने के बारे में कहा। करीबन 50 के करीब पुलिस फोर्स और रेंजर्स ने उस खदान के अंदर जाकर उसकी जांच की। तब उन्हें वहां उस खदान में 2 लड़कों की लाश मिली जो कि एलन के 2 दोस्तों की थी, पर उन्हें वहां एलन के होने के कोई सबूत नहीं मिले और न ही वहां एलन की लाश मिली। उनमें से एक की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे नोच नोच कर खाया गया हो और दूसरे की लाश को किसी मजबूत चीज से बांधा गया था। तो वहां जो कोई भी था वो शायद उसे बाद में खाने वाला था या खाने वाली थी। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि शायद एलन ने ही इन दोनों को मार दिया होगा और इन्हें यहां इस हालत में छोड़कर एलन कहीं भाग गया होगा। पर जिस तरह से एक लड़के के शरीर को नोचकर खाया गया था,
ये किसी भी आम इंसान का काम नहीं लग रहा था। और उस खदान को देख ये बात भी साफ साफ नजर आ रही थी कि उसे पिछले कई दिनों से, कई महीनों से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एलन की बहन के कहने के मुताबिक एलन ऐसा काम करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जब उस खदान को नजर में रखकर आसपास जांच की गई तब एक बड़े से पेड़ के ऊपर एलन के कपड़ों के कुछ टुकड़े और खून दिखाई पड़ा, और वहीं आसपास के पेड़ों पर नाखूनों से खरोचने के निशान भी मिले, जो कि पेड़ों पर बहुत ही ऊपर की तरफ बने हुए थे। इससे एक बात साफ थी कि एलन को भी मारा गया था। अब असल में उन तीनों के साथ क्या हुआ था, उन्हें वहां कौन लेकर आया था और किस चीज ने उन तीनों की ऐसी हालत की थी, ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। पर जहां तक आसपास के रहने वाले लोगों का मानना है, उन्हें वहां वेंडिगो जैसी कोई चीज होने की आशंका है। हालांकि मैंने इस बात पर कभी यकीन नहीं किया है, पर जिस तरह एलन गायब हुआ था और उसके दो दोस्तों को मारा गया था, उस चीज ने मेरे सामने कई सवाल खड़े कर दिए थे। अब ये तीसरी घटना जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा था कि जब हम एलन और उसके दो दोस्तों के बारे में जांच कर रहे थे तो उस दौरान मुझे एक महिला और एक बेटी के खो जाने के बारे में खबर मिली थी। जब मैं उस इलाके की छानबीन कर रहा था तब मैंने उस घटना की जांच को मेरी आंखों से देखा था। जिस दिन वो हादसा हुआ था उसी दिन मिसेस के रेमिस्की अपनी 4 साल की बेटी मार्सेला के साथ उस जंगल में पिकनिक मनाने के लिए आई हुई थी। कुछ लोगों ने उनकी कार को एक नदी के पास खुला पाया था। कार के आसपास पिकनिक का जो भी सामान था वो भी तहस नहस हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो उन लोगों को शक हुआ कि वहां जो भी पिकनिक मनाने आया था उनके साथ जरूर कोई हादसा हुआ है, और उन लोगों ने तुरंत ही नेशनल पार्क के ऑफिस जाकर उस बात की इत्तला दी थी। जैसे ही रेंजर्स को उस घटना की खबर मिली, उनकी एक टीम तुरंत ही उस जगह पर छानबीन करने चली गई थी। जिस जगह पर वो कार मिली थी उस जगह से 2 मील के दायरे में रेंजर्स की टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन किया गया, पर उन्हें वहां कोई भी नहीं मिला। उसके कुछ घंटों बाद टीम ने फिर खोजी कुत्तों को लेकर उन्हें ढूंढने की कोशिश की। तब उस जगह से कुछ दूरी पर एक छोटी सी खाई में मिसेस के रेमिस की बहुत ही बुरी हालत में पाई गई। तब उन्हें रेस्क्यू किया गया और वहां से निकालकर हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, पर उसके बाद उनकी बेटी मार्सेला को ढूंढने में रेंजर्स की टीम नाकाम रही। उसके ठीक 2 दिन बाद कुछ लोग सुबह 7 बजे के करीब पास ही एक पहाड़ी पर हाइकिंग कर रहे थे। तो उस वक्त उन्हें माउंट रेनर के पास एक चोटी पर कोई चीज हिलती हुई नजर आई। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वहां एक 4 साल की लड़की अकेली ही डरी और सहमी हुई बैठी हुई थी। उन लोगों ने उस लड़की को वहां से निकालकर नेशनल फॉरेस्ट ऑफिस को उस लड़की के बारे में खबर दी। जब रेंजर्स की टीम वहां पहुंची तो उन्हें पता चला कि वो लड़की मार्सेला ही थी, और उसके शरीर और पैरों पर थोड़े बहुत खरोचने के निशान भी थे। पर उनके जांच के मुताबिक वो खरोचने के निशान उस लड़की को पेड़ और झाड़ियों के खरोचने से आए हुए थे। मिसेस के रेमिस्की का नसीब अच्छा था कि उनकी बेटी उन्हें जिंदा वापस मिली थी, पर खुद के रेमिस्की नहीं जानती थी कि उनके साथ आखिरकार वहां क्या हुआ था। अब ये कहानी भी मेरे सामने बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही थी। एक तरफ मिसेस के रेमिस्की एक खाई में गिरी हुई मिली थी, तो दूसरी तरफ एक दूसरी जगह पर उनकी बेटी मार्सेला एक चोटी पर चढ़कर डरी और सहमी हुई बैठी हुई थी। तब मेरे मन में भी उस घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे थे कि मेरा आज तक का एक्सपीरियंस ये कहता था कि जब कभी भी कोई बच्चा ऐसी ऊंचाई वाली जगहों पर अपनी फैमिली से बिछड़ता है तो वो बच्चा नीचे की तरफ उतरता हुआ चला आता है, न कि वो और ऊपर चला जाता है या किसी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाता है। और जिस तरह की वो चोटी थी वहां किसी भी इतने छोटे उम्र के बच्चे के पहुंचने के चांसेस भी कम थे। मतलब कोई इंसान या कोई जानवर ही उसे वहां लेकर जा सकता था। पर इन सब में अच्छी बात यह थी कि इसमें उस लड़की की जान बच गई थी। अब इस हादसे के बारे में मेरा कुछ शक उस अजीब चीज की ओर भी जा रहा था जिस चीज ने एलन और उसके 2 दोस्तों को मारा था। शायद उसी चीज ने मिसेस के और उनकी बेटी पर हमला किया हो और उसी ने मार्सेला को चोटी तक पहुंचाया हो। पर ये बस सवाल थे, उनके जवाब न मेरे पास थे और न ही किसी और के पास थे। अब ऐसे बहुत से मामले हैं, बहुत सारे केसेस हैं जिनमें ज्यादातर खोए हुए लोग मिल जाते हैं, और बहुत ही कम बार ही ऐसे अजीबोगरीब मामले सामने आते हैं जिनके बारे में कोई भी कंफर्म प्रूफ नहीं मिल पाता।
ये चौथी ऐसी घटना है जिसे सुनकर मैं खुद बहुत हैरान था। ये घटना एक 8 साल की छोटी लड़की एने मैरी की है। घटना कुछ ऐसी थी कि नॉर्थ टैकोमा इस जगह पर एक परिवार रहा करता था। ये इलाका काफी हद तक शहरी इलाके से जुड़ा हुआ है, पर आसपास की जगहों पर तब भी छोटे जंगल थे और कुछ बड़े बड़े पहाड़ भी थे। साल 1961 था, अगस्त का महीना था। यह हमेशा की तरह एक नॉर्मल सा दिन था। एने मैरी जिस फैमिली से बिलोंग करती थी उस फैमिली में कुल मिलाकर 6 लोग थे। एक रात एने मैरी अपनी 3 साल की छोटी बहन के साथ ऊपर वाले कमरे में सो रही थी। बाकी दूसरी एक छोटी बहन और भाई नीचे एक कमरे में सो रहे थे। और उस रात करीबन 11 बजे उसके माता पिता अपने कमरे में सोने चले गए। वो रात वो फैमिली कभी नहीं भूल सकती है, क्योंकि उस रात मौसम अचानक से बदल गया था और बाहर बहुत जोरों से तूफानी बारिश शुरू हो गई थी। खिड़कियां दरवाजे जोर जोर से आवाज कर रहे थे। जब तूफानी बारिश शुरू हो गई तो एने मैरी अपनी 3 साल की छोटी बहन को ऊपर के कमरे से नीचे लेकर आई और उसे अपने माता पिता के पास उनके कमरे में छोड़ दिया, क्योंकि उसकी छोटी बहन बारिश और बिजली की आवाज से बहुत डर गई थी और वो जोर जोर से रोने लगी थी। तब वक्त क्या हुआ था उन्हें ठीक से याद नहीं, पर सुबह करीब 5:30 बजे किसी अजीब आवाज को सुनकर एने मैरी की मां की आंख खुल गई। हालांकि वो कभी भी इतनी जल्दी नींद से उठती नहीं थी, पर उस दिन सुबह उन्हें अपने आप में ही कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, तो वो उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई। तब उसने देखा कि बाहर के कमरे की एक खिड़की पूरी खुली हुई थी और दरवाजे की लैच निकली हुई थी और दरवाजा भी खुला था। तो उन्होंने जल्दी जाकर अपने पति को ये बात बताई। पहले उन्हें लगा कि घर में चोरी वगैरह हुई होगी, पर जब उन्होंने पूरे घर को छान मारा तब उन्होंने पाया कि उनकी बेटी एने मैरी घर से गायब है। उसके बाद एने मैरी के पिताजी ने आसपास के इलाके में भी मैरी को ढूंढने की कोशिश की, पर उसका कहीं कोई भी पता नहीं चला। तो आखिरकार उन्होंने मैरी गुम हो जाने के बारे में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो उन्होंने देखा कि घर की एक खिड़की पूरी खुली हुई थी और उसी खिड़की के बाहर एक छोटा सा बेंच लगा हुआ था। उसके पास कुछ पैरों के निशान नजर आ रहे थे, पर उस रात बारिश की वजह से उन प्रिंट को पहचानना और उनकी जांच करना बहुत मुश्किल था। जब एने मैरी की खोज जारी थी तो अचानक एक बात सामने आई, और वो ये कि कुछ ही घंटों बाद घर के बेसमेंट में एने मैरी की लाश मिली, जो कि बहुत ही अजीब तरह से एक छोटे से खाने में फंसाकर या फिर दबाकर रखी हुई थी। जब उस लाश की जांच की गई तो उसकी बहुत सारी हड्डियां टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती उसे वहां दबाकर फंसाया हो। उसके बाद पुलिस ने और खोजबीन की, पर घर का दरवाजा और खिड़की खुली होने के अलावा उनके पास केस को आगे बढ़ाने के लिए और कोई जानकारी नहीं थी। बहुत कोशिश करने पर भी उन्हें वहां कोई सबूत नहीं मिला। अब पुलिस की माने तो यह घर के ही किसी इंसान का काम लग रहा था, पर घर के लोगों के खिलाफ भी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे। उसके बाद सबूत न मिलने की वजह से केस धीरे धीरे ठंडा पड़ता चला गया। अब जब मुझे उस केस के बारे में पता चला तो मैंने खुद उस घर और घर के बाहर की जगह की जांच की थी। केस की डिटेल्स के मुताबिक दरवाजा और खिड़की खुली थी, और अगर बाहर से घर में कोई आया था तो अब सवाल ये उठ रहा था कि पहले की खोजबीन के दौरान एने मैरी की लाश किसी को नजर नहीं आई थी, और जब दूसरी बार खोजबीन की गई तब उसकी लाश घर के बेसमेंट में नजर आई थी। इस वजह से पूरा शक एने मैरी की फैमिली पर जा रहा था। पर दूसरी बात यह थी कि पहले लाश न मिलने और बाद में लाश मिलने के दौरान मैरी की फैमिली पूरे वक्त पुलिस के साथ थी, तो उन पर शक करना भी ठीक नहीं था। और एक बात कि एने मैरी के सारे भाई बहन उससे बहुत छोटे थे, तो उनमें से किसी ने भी इस तरह की घटना को अंजाम देना पॉसिबल ही नहीं था। अब तीसरी और आखिरी बात कि अगर बाहर से कोई घर में आया था तो जैसे बाहर लॉन में किसी के फुटप्रिंट मिले थे वैसे फुटप्रिंट घर के अंदर भी मिलने चाहिए थे, क्योंकि उस रात बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तो अगर कोई घर में आया था तो कुछ न कुछ सुराग तो जरूर मिलना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर उस घटना के कुछ महीनों बाद एने मैरी की छोटी बहन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जब वो नीचे कमरे में सो रही थी तो उसने भी एक चीज को महसूस किया था, और वो भी किसी अजीब से आवाज को सुनकर जाग गई थी। और जब उसने अपने कमरे के दरवाजे से बाहर झांक कर देखा था तो उसने घर में एक अजीब सी चीज को टहलते हुए देखा था, पर उसकी माने तो उसका कोई आकार नहीं था
और न ही वो आकार किसी इंसान जैसे दिखाई दे रहा था। वो आकार पूरी तरह से काला था, पर उस लड़की के पास ऐसा कोई भी विवरण नहीं था कि जिससे ये पता लग सके कि वो ऑब्जेक्ट दिखने में कैसा था। अब 8 साल की एनेमेरी को पहले किसने गायब किया, बाद में उसे किसने मारा और फिर कैसे वापस बेसमेंट में छुपा दिया, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। और उस केस को बाद में सबूत न मिलने की वजह से बंद कर दिया गया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में हर चौथे इंसान ने भूत को देखा होता है या फिर भूत जैसी किसी पैरानॉर्मल चीज का अनुभव किया होता है। जब मैं जंगल में खोए हुए इंसानों के केसेस पर काम कर रहा था, तब मेरा एक दोस्त मुझसे हमेशा एक बात कहता था कि जंगल खुद एक शिकारी है, तो हमें जंगल का आदर करना चाहिए, वरना वो हमारा शिकार कर लेगा। ये बात बहुत हद तक ठीक थी, क्योंकि जंगल ये हमारी जगह नहीं है, ये उनकी जगह, ये उनका घर है जिन्हें हम इंसान अपनी दुनिया में जगह नहीं देते, जिन्हें हम अपनी दुनिया से दूर रखते हैं। तो जाहिर है कि वो भी नहीं चाहते कि हम उनकी दुनिया में कदम रखें। मेरे उसी दोस्त ने मुझे उनके बचपन की एक कहानी सुनाई थी। तो अब ये घटना और इसके आगे की घटनाएं मैं उनकी जुबानी ही सुनाता हूं कि बचपन से ही मुझे जंगल और जंगल में रहने वाली चीजों का आकर्षण रहा है। जब मैं 10 साल का था तो मैं मेरे घर के पास ही एक पुराने किले के पास खेलने जाया करता था। एक रोज मैं हमेशा की तरह मेरे छोटे भाई के साथ उसी किले के पास खेलने चला गया था। हमेशा की तरह हम दोनों उस किले में खेलते हुए पेड़ों से लटक रहे थे, उनसे झूल रहे थे। तब हमें आसपास से एक अलग ही ढंग से फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। अब वो आवाज इतनी अजीब थी कि बताना मुश्किल है कि वो आवाज कैसी थी। तब मेरा छोटा भाई ये कहते हुए पेड़ से नीचे उतरा कि क्या, जिससे मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा भाई किससे बात कर रहा है। जब मैंने उसके आगे के 3 पेड़ों को देखा तो वहां एक बड़े पेड़ की लाल लकड़ी के पीछे से एक चेहरा निकला हुआ दिखाई दे रहा था। उस वक्त हम दोनों में से कोई भी उसे देख डर नहीं रहा था, बस हम थोड़े चौंक गए थे। चेहरे में एक गर्दन थी, बाकी वो जो कोई भी था उसने अच्छी तरह से अपने आप को पेड़ के पीछे छिपा लिया था। वो काले स्लिक कड़े बालों के साथ एक बहुत ही पीला और पतला चेहरा था और वो बहुत ही रूखा रूखा सा था। उसकी गहरी गहरी आंखें थी, पर आंखें पूरी तरह से काली थी और तब तक हमने कभी भी ऐसी चीज, ऐसा आदमी नहीं देखा था। इसलिए हम डरे नहीं थे, पर उसे देख चौंक जरूर गए थे। मेरे भाई के जवाब देने के बाद वो चेहरा अजीब तरह से मुस्कुराया और पेड़ के पीछे छिप गया। पर तब मुझे सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात यह लगी कि वही चेहरा 1 सेकंड से भी कम समय में उसी पेड़ से लगभग 50 गज पीछे एक दूसरे पेड़ से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। अब वो देख मैं थोड़ा डर गया था, पर मेरा भाई डरने के बजाय उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक था और मेरा छोटा भाई फिर उस अगले पेड़ की ओर बढ़ा। वो चेहरा हमें आगे आता देख फिर से मुस्कुराया और गायब हो गया। कुछ देर तक यही सिलसिला चलता रहा। हर बार वो अजीब सा पीला चेहरा हमें आगे किसी पेड़ के पीछे से निकलता हुआ दिखाई देता और हमें देख मुस्कुराकर फिर से छुप जाता था। उस दौरान न ही हमने उसके शरीर को देखा और न ही वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पीछे जाते दिखाई दे रहा था। उसकी हलचल की भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। जबकि हम जब वहां से चल रहे थे तो हमारे पैरों की सूखे पत्तों के बीच से चलने की आवाज हम साफ साफ सुन रहे थे। उस खौफनाक चेहरे का पीछा करने के कुछ देर बाद मैं और मेरा भाई हम एक जगह पर रुक गए और हमने अपने चारों तरफ देखा। तब हमने महसूस किया कि हम जंगल में एक ऐसी जगह पर आ पहुंच गए हैं जहां हम पहले कभी नहीं आए थे। और मुझे लगता है कि तब मेरा भाई वो देख बहुत डर गया था, क्योंकि जंगल हमारे घर से कुछ ही दूरी पर होने की वजह से हमारे माता पिता ने हमें हमेशा ही ये बात कही थी कि किसी भी हालत में हम जंगल के अंदर जाने वाली जगहों पर या रास्तों पर कभी नहीं जाएंगे। और तब हमें ये एहसास हुआ कि हम उस चेहरे का पीछा करते करते जंगल के बहुत अंदर आ चुके हैं और हमें जल्द ही वहां से निकलना होगा। पर मुझे अब भी वो दिन ठीक से याद है जब मेरा भाई मुझे घर वापस लाने की कोशिश कर रहा था। तब मैं उस चेहरे को खोजने की कोशिश कर रहा था। मेरा सारा ध्यान उस चेहरे को ढूंढने में लगा हुआ था। अब मैं बता सकता हूं कि वो एहसास कैसा था। वो ऐसा था जैसे उस चेहरे ने रहस्यमय ढंग से मुझे अपनी ओर आकर्षित किया था। मुझे अंदर ही अंदर तब ऐसा लग रहा था जैसे जब तक वो चेहरा फिर से मुझे दिखाई नहीं देता तब तक मैं वहां से जा नहीं सकता।
पर तब मेरे भाई ने मुझे रास्ते पर ध्यान देने के लिए और अपनी सोच और अपने विचारों से लड़ने और उनसे बाहर आने के लिए कहा। लेकिन मैं उससे बड़ा था और जिद्दी था, तो मैं उस जंगल से बाहर नहीं जाना चाहता था। मुझे याद है कि मैं अंदर ही अंदर निराश हुए जा रहा था। कुछ अजीब सा फील करने लगा था, जैसे मैं कुछ ही देर में मरने वाला हूं और ये मेरा आखिरी वक्त है। तब मैंने मेरे छोटे भाई को भी ये बात कही थी कि मैं मरने वाला हूं, और मेरी बात सुनकर वो और ज्यादा डर गया था। और तब मेरे भाई ने जोर से मेरी बांह पकड़ ली और मुझे बहुत मुश्किल से खींचते हुए उस जगह से दूर ले जाने लगा। मैं अपना हाथ छुड़ाकर अचानक ही उस चेहरे का पीछा करने लगा और उसके पास वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा। जब मैं भाग रहा था तब मेरा भाई भी मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, और तब मैंने देखा कि जब हम दोनों भाग रहे थे तो एक चेहरा तड़पता हुआ और उत्तेजित होते हुए हमारे ऊपर से पेड़ों के बीच से उसी तेजी से हमारे साथ साथ आ रहा था, और कुछ ही पल में वो अचानक ही कहीं गायब हो गया। उसी के साथ वो फुसफुसाने का शोर बढ़ने लगा और उस शोर को सुन हम दोनों नीचे गिर पड़े। तब जाकर मुझे होश आ गया। मैंने देखा कि मेरा भाई मेरी हालत देख बहुत डर गया था, और फिर हमने उस बात को नजरअंदाज किया और जहां से हम आए थे वहां वापस चले गए। मुझे याद है कि जब हमने अपने घर वापस जाने का रास्ता ढूंढा तो हमने उस बात को महसूस किया कि हम हद से ज्यादा जंगल के अंदर बहुत आगे तक चले गए थे, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम बड़े बड़े घने पेड़ों के बीच से जा रहे थे। मुझे अब पता नहीं कि हम वापसी का रास्ता कैसे ढूंढ पाए, पर अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मैं आज भी घबरा जाता हूं। पर मुझे लगता है कि उस वक्त हमारे पास डरने का कोई कारण नहीं था। हम दोनों सिर्फ उत्सुक थे, पर हमारा नसीब अच्छा था कि हम बच गए थे। इसी घटना ने मुझे जंगल और जंगल में नजर आने वाली अजीब चीजों पर काम करने के लिए प्रेरित किया था। उसके कुछ सालों बाद जब मैं बड़ा हो गया और मैंने जब ऐसे केसेस पर स्टडी किया तो मुझे एक बात का पता चला कि जब विशेष रूप से छोटे बच्चे लापता हो जाते हैं और वो जीवित पाए जाते हैं, या फिर जो लोग लापता हो गए हैं और पाए गए हैं, वो आमतौर पर ऐसे ही किसी चीज का अनुकरण करते हैं या फिर उसे फॉलो करते हैं जो उन्हें बुला रहा था या फिर बुला रही थी। वो या तो कोई आकृति होती है या फिर कभी कभी सिर्फ आवाज होती है। और जब वो जिंदा पाए जाते हैं तो उन्हें कभी भी ये बात याद नहीं रहती कि वो कितने वक्त से इतने दूर चले गए थे और वो क्या था जिसके पीछे पीछे वो जा रहे थे। जब वो मिलते हैं तो वो खुद हैरान होते हैं कि वो ऐसी जगह पर कैसे पहुंच गए। उसके कुछ सालों बाद मैंने खुद अपनी आंखों से एक बहुत ही डरावना नजारा देखा था। एक दिन मैं और मेरा एक दोस्त एक साथ एक केस के सिलसिले में एक पहाड़ी पर जा रहे थे। जब हम उस पहाड़ को चढ़ रहे थे तब हमने एक अजीब सी आकृति को पहाड़ के ऊपर देखा था। मेरे दोस्त ने झट से उस चीज की तस्वीर खींच ली थी। वो तस्वीर आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। अब वो दिखने में इंसानी आकार जरूर था, पर जब हम उसे पुकारने लगे तो कुछ ही पल में वो अचानक ही कहीं गायब हो गया। जब हम पहाड़ चढ़कर ऊपर चले गए तो वो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। वो क्या था ये बताना मुश्किल था, पर वो हमारे नजरों के सामने एक पल में गायब हो गया था। कुछ ही देर बाद ऊपर छानबीन करने के बाद जब हम उसी पहाड़ी के दूसरी तरफ से नीचे उतर रहे थे तब हमने एक आदमी और एक औरत को एक साथ बैठे हुए देखा। वो दोनों एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपकर बैठे हुए थे। पीछे से देखने में वो ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत उस आदमी के गोद में अपना सर रखकर वहीं लेटी हुई थी और वो दोनों आपस में प्यार कर रहे थे। अब रात होने वाली थी और रात में लोगों को उस जंगल में या फिर उस पहाड़ी पर रुकने के लिए परमिशन नहीं थी, तो हम उनके पास जाने लगे। उनकी प्राइवेसी को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, तो हमने दूर से उन्हें आवाज दी। कुछ देर तक उस आदमी ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, तो हमने पास पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर उठाया और उस पत्थर को उनकी ओर फेंका। जैसे ही वो पत्थर उस आदमी को लगा उसने मुड़कर हमारी तरफ देखा और फिर वो देख हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो कोई आदमी नहीं था। उसके पूरे चेहरे पर बाल थे, उसकी आंखें लाल लाल थी और किसी जानवर की तरह चमक रही थी। उसका मुंह खून से सना हुआ था। वो देख हम दोनों भी बहुत डर गए, क्योंकि वो किसी औरत के सर को खा रहा था और वो औरत असल में वहां मरी पड़ी थी। पर हमें देख वो अजीब चीज भी शायद डर गई थी। अगले ही पल वो बहुत तेजी से पेड़ों के बीच कहीं गायब हो गई। हमने तुरंत जाकर नेशनल पार्क के ऑफिस में उस बात की खबर दी। उसी रात उस औरत की लाश को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू टीम को पहाड़ पर भेज दिया गया, पर रेस्क्यू टीम को वहां किसी भी औरत की डेड बॉडी नहीं मिली और न ही जैसा हमने बताया था
वैसा कोई आदमी नजर आया। खोजी कुत्तों द्वारा भी उस औरत की खून की गंध से उस औरत को ढूंढा गया, पर कुछ ही दूरी पर उस औरत की गंध जैसे गायब हो जाती थी। खोजी कुत्ते एक जगह पर ही घूमना शुरू कर देते थे। वो औरत कौन थी ये पता लगाना भी मुश्किल हो गया था। मैंने जंगल इलाकों के केसेस पर स्टडी करते हुए हर बार एक चीज को महसूस किया है कि जरूरी नहीं जो हमें दिखाई दे वो सबको दिखाई दे, और इसीलिए ज्यादातर लोग ऐसी चीजों पर, ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि जो हमें नजर आता है वो दूसरे किसी को कभी नजर नहीं आता। पर ये ऐसी चीजें आज भी जंगल में मौजूद है। वो कभी कभार अचानक आपको नजर आ जाती है, पर आप दावा नहीं कर सकते कि वो है, क्योंकि वो अपने अकेले का एहसास होता है। अब जब मैं ऐसे केसेस पर काम कर रहा था, मतलब घने जंगलों में, पहाड़ियों में गुम हुए लोगों को तलाश कर रहा था, तब मेरे एक भारतीय दोस्त ने मुझे एक जगह के बारे में एक जानकारी दी थी कि भारत में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पास डोहिल फॉरेस्ट इस नाम का एक हिल स्टेशन है, और इस जगह को भारत में सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। हालांकि पूरी पहाड़ी पर ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की खबरें हैं, पर ज्यादातर हादसे उस जंगल के बीचों बीच होते हैं। पर वहां के स्थानीय लोग इन सब के पीछे का एक कारण बताते हैं कि आए दिन जंगल में किसी न किसी को मार दिया जाता है या फिर किसी का खून किया जाता है। तो पूरा जंगल भूत प्रेत आत्माओं से बाधित हो चुका है। अब इमेजिन करो कि आप ऐसे जंगल से होकर कहीं जा रहे हो, जंगल में पक्षियों और जानवरों की आवाजें आ रही है, और तब अचानक आपके ध्यान में एक बात आती है कि कोई इंसान आपके साथ साथ चल रहा है। आपको एहसास होता है कि हर पल कोई आपको देख रहा है। यह एहसास ही रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी होता है। और फिर आप अचानक मुड़कर पीछे देखते हो, पर पीछे कोई नहीं होता और आप उस जगह एकदम अकेले होते हो। फिर आप सोचने लगते हो कि आपने जो महसूस किया था वो क्या था, और फिर अगले ही पल आपको धुंधला धुंधला सा कुछ नजर आने लगता है। आप अपनी आंखों को मसल कर और साफ कर सामने ठीक से देखने की कोशिश करते हो। सामने एक बच्चे की आकृति नजर आने लगती है, जो कि आपकी ओर ही बढ़ती आ रही है। एक बच्चा जिसके कंधों पर सर ही नहीं है, और वो सीधे आपकी ओर चला आ रहा है। जाहिर है कि ऐसा कुछ देख आपका खून ठंडा पड़ जाएगा, हाथ पांव जम जाएंगे, आप जोर से चीखना चाहोगे। कुछ मामलों में वो बिना सर वाला शरीर आपके आसपास घूमने लगता है, और अगर आप ऐसा कुछ देखते हो तो आप जरूर डोहिल फॉरेस्ट में या फिर उसके आसपास कहीं हो। बहुत से लोगों ने डोहिल फॉरेस्ट में उस सरकटे बच्चे को देखने का दावा किया है। बहुत बार उस सरकटे लड़के को जंगल के अंदर या फिर जंगल के पास वाले रास्तों से जंगल के अंदर भागते हुए देखा गया है। पर लोगों का यह भी कहना है कि अगर आपने एक बार उसे देख लिया तो फिर आप कभी भी उसे भुला नहीं पाएंगे। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि इसी डोहिल फॉरेस्ट में पहले तो आपको एक औरत की चीख सुनाई देती है, और फिर जब आप उसे ढूंढने लगते हैं तो वो अचानक तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो औरत एक परछाई से उभरने लगती है, और आमतौर पर वो एक सफेद साड़ी में दिखाई देती है। पर ज्यादातर लोगों ने उस सरकटे बच्चे को देखने का दावा किया है, पर इसके पीछे की सच्ची कहानी किसी को पता नहीं है। दोस्तों, प्रवीण सर से उन रहस्यमय सीढ़ियों के बारे में सुनने के बाद मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ये क्या मामला है, और इसलिए मैंने नेट पर ऐसी सीढ़ियों के बारे में ढूंढना शुरू किया। तो पता चला कि वेस्टर्न कंट्री में बहुत से लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने जंगल के बीच में बहुत अंदर कई बार ऐसी सीढ़ियों को देखने का दावा किया है। ये सीढ़ियां ऐसी होती है जो कहीं नहीं जाती, पर जिन्होंने भी उन सीढ़ियों को देखा है या फिर उन्हें महसूस किया है, वो हर इंसान ऐसी सीढ़ियों से दूर रहने की, उन्हें न छूने की और उनके पास न जाने की सलाह देता है। इस बारे में मैं ट्रैवल इस व्यक्ति ने अपने ब्लॉग पर इन सीढ़ियों के संबंध में अपना खुद का एक अनुभव शेयर किया है कि मैंने पहले भी कई लोगों से जंगल में नजर आती रहस्यमय सीढ़ियों के बारे में सुना था, और ऐसी सीढ़ियों के बारे में जानने की मुझ में बहुत उत्सुकता थी। एक दिन हम कुछ दोस्त ऐसी सीढ़ियों को ढूंढते हुए एक जंगल में यहाँ वहां घूम रहे थे। तब हम कुछ 5 या 6 दोस्त थे। हम सब मस्ती करते हुए, हंसते खेलते हुए और आसपास की जगह की तस्वीरें खींचते हुए जंगल से गुजर रहे थे। पर हमारे बीच एक रॉय नाम का लड़का था जो इन सब चीजों का जानकार था, और कुछ देर में वो चलते चलते हमसे आगे निकल गया। तब तक हमें ध्यान ही नहीं था कि रॉय हमारे बीच नहीं है। जब हमने उसकी चीख सुनी
तब हमें पता चला कि रॉय हमारे बीच नहीं है। हम बाकी दोस्त जल्द ही उस आवाज की दिशा में दौड़ते हुए चले गए और जब हम उस जगह पहुंचे तो हमने देखा कि रॉय अपने पैरों को पकड़कर सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। हमें वो देख आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वो किसी 5 साल के बच्चे की तरह अपने पैरों को पकड़कर वहां बैठा हुआ था, पर हमें आश्चर्य इस बात का था कि वो ऐसी सीढ़ियों पर बैठा हुआ था जो जंगल में कहीं नहीं जा रही थी। वो थोड़ी सी सीढ़ियां जो आगे जाकर खत्म होती नजर आ रही थी। पर जब हम रॉय को उठाने के लिए उन सीढ़ियों के पास बढ़ रहे थे तब हमें ऐसा लग रहा था जैसे उन सीढ़ियों ने हमें हिप्नोटाइज कर दिया हो। वो सीढ़ियां हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब आप कोई बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत चीज को देख लेते हो, पर वो सीढ़ियां कई साल पुरानी लग रही थी और फिर भी हम सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ जा रहा था। वो सीढ़ियां खंडरों से भी पुरानी लग रही थी और जब हम उन सीढ़ियों पर कदम रखने ही वाले थे कि रॉय ने हमें पीछे खींच लिया और कहा कि जल्दी से यहां से चलो, और वो बार बार बस यही बात कह रहा था कि जल्दी से यहां से निकलो, पर वो ये नहीं बता रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। दिन भर उसने हमसे कुछ भी बात नहीं की। वो बस शांत और चुपचाप चलता जा रहा था, जो कि हमारे लिए बहुत अजीब था। हम जानना चाहते थे कि रॉय ने वहां ऐसा क्या महसूस किया था कि वो वहां रुकना नहीं चाहता था, पर हमारे पूछने पर भी वो हमारी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। आखिरकार शाम होने पर जब हम सब उस जंगल से बाहर आ गए तो हमने एक बार फिर रॉय से उन अजीब और रहस्यमय सीढ़ियों के बारे में पूछा। तब रॉय ने बताया कि उसने वहां जो भी महसूस किया था वो बहुत ही अजीब एहसास था। उसे लग रहा था कि कोई ताकत उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी, जो कि उसे अंदर से नॉर्मल नहीं लग रही थी। वहां भले ही सीढ़ियों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, पर वहां कोई ऐसी चीज, ऐसी ताकत थी जो इंसान को हिप्नोटाइज कर दे, जो उसे उन सीढ़ियों की ओर आने पर मजबूर कर दे। उसके बाद मैंने उन गायब होने वाली रहस्यमय सीढ़ियों के बारे में इंटरनेट पर बहुत ढूंढा, तो पता चला कि सिर्फ इसी जंगल में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जंगलों में लोगों ने ऐसी अजीब सीढ़ियों को देखने का दावा किया है। जिसने भी इन सीढ़ियों के बारे में रिसर्च किया है उनका मानना है कि ये सीढ़ियां कभी कुछ मिनट, कभी कुछ घंटों तक या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक हमें उस जगह पर नजर आ सकती है। उसके बाद वो गायब हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद अचानक ही उसी जगह से कुछ दूरी पर फिर से नजर आने लगती है। पर रिसर्चर्स का कहना है कि ये किस तरह की शक्ति है या फिर कौन सी एनर्जी है, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है, या फिर इसके पीछे की ऊर्जा या ताकत का जरिया क्या है, किसी को कुछ पता नहीं है। और इसीलिए लोग ऐसी सीढ़ियों से दूर रहने की सलाह देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।